अभिवादन साथियों, मैं हूं अनिल कार्की। आप सभी 91.2 मेगाहर्ट्ज की तरंगों पर उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो केंद्र हेलो हल्द्वानी को सुन रहे हैं। हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत हिंदी सेतु अभियान का आरंभ किया गया है। साथियों, संसार भर में बोली जाने वाली भाषाओं का निश्चित विवरणात्मक अध्ययन लगातार जारी है। एक पुराना अनुमान है कि पूरी दुनिया में लगभग 3000 भाषाएं हैं। संसार की इन सभी भाषाओं को 12 से 18 भाषा परिवारों में विभाजित किया गया है। इस विभाजन का आधार भाषा की प्रवृत्ति है। ये भाषाएं आपस में सतत संपर्क संवाद भी करती रहती हैं। अनेक भाषिक और सामाजिक भाषिक विशेषताएं ऐसी है जो सभी भाषाओं में समान रूप से पाई जाती है। यह इस बात का सबूत है कि भारत में विभिन्न भाषाएं और संस्कृतियां सदियों से एक दूसरे को समृद्ध करती रही हैं। भारत की भाषिक विविधता एक जटिल चुनौती तो पेश करती है, लेकिन वह कई प्रकार के अवसर भी देती है। भारत केवल इस मामले में ही अनूठा नहीं है कि यहाँ अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, बल्कि उन तमाम भाषाओं में अनेक भाषा परिवारों का प्रतिनिधित्व भी है। दुनिया के किसी और देश में 5 भाषा परिवारों की भाषाएं नहीं पाई जाती। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के हवाले से कहा जाए तो भारतीय भाषाओं का समुचित ध्यान और देखभाल न मिल पाने के कारण देश ने विगत 50 वर्षों में 220 भाषाओं को खो दिया है। यूनेस्को ने 179 भारतीय भाषाओं को लुप्त प्राय घोषित किया है। भाषा के निर्माण और उसकी यात्राओं, उसके विस्तार को लेकर वर्तमान में उसके विविध संदर्भों तक सभी श्रोताओं ने प्रोफेसर नवीन चंद्र लोहनी सर, माननीय कुलपति उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय को इससे पहले की श्रृंखला में सुना। उम्मीद है हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में उनके द्वारा देश विदेश में किए गए कार्यों व अनुभवों का सभी विद्यार्थियों और श्रोताओं को लाभ मिल रहा होगा। आज की इस श्रृंखला में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में हिंदी और उसकी सहभाषाओं की स्थिति, संभावनाओं व चुनौतियों पर विस्तार से बात करेंगे। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सवाल की शुरुआत करते हैं। जो मेरा पहला सवाल है वो है कि पूर्व में जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या है 2005 का दस्तावेज और अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है वो हिंदी के साथ साथ ही बहुभाषिकता और भाषीय विविधता के संरक्षण की हिमायत कर रही है। इससे हिंदी और उसकी जो सहभाषाओं की जीवंतता है और उसकी प्रासंगिकता है उसको बनाए रखने में किस तरह की मदद मिल सकती है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक बहुत अच्छी बात यह हुई कि एक साथ भारत की तमाम 22 जो बड़ी भाषाएं हैं जिनको हमारी 8वीं अनुसूची में संविधान में दिया गया, उनको सबको एक जैसा ले आया गया। एक लाभ ये होगा इससे कि जो भी 22 भाषाएं हैं उनके सभी भाषाभाषी लोग जो देश में दुनिया में रहते हैं उनको समान गौरव की अनुभूति होगी। वे अपनी भाषा को बराबरी के हिस्से में मानेंगे और राज्यों की जो इकाइयां हैं वे भी अपनी भाषाओं को लेकर के जो नीतियां बनाएंगी उनमें बराबरी की बात होगी। इसीलिए शायद ये भी हुआ कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में घोषणा हुई कि 3 भाषाओं में से अगर आप कौन सी भाषाएं पढ़ेंगे तो उसमें एक पहली भाषा आती है प्राथमिक तौर पर अपने राज्य की, क्षेत्र की, स्थान की भाषा, और दूसरी अंग्रेजी, और तीसरी कोई अन्य भारतीय भाषा। कोई अन्य में भी ये रखा नहीं गया कि उसमें हिंदी या संस्कृत या कोई भी भाषा अनिवार्य है। इसका मतलब यह है कि तृतीय भाषा के तौर पर भी कोई राज्य अपने क्षेत्र के आसपास की या जरूरी भाषा या जो वहाँ के नागरिक जरूरी समझते हैं उस भाषा को ले सकते हैं। जी सर। इसका मतलब ये हुआ कि बहुभाषिकता हमारी बड़ी ताकत के तौर पर उभर सकता है इसमें। यदि भी मेरा पक्ष इसमें दूसरा भी है कि मैं मानता हूँ राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी के स्थान पर दूसरी जगह पर हिंदी को होना चाहिए था। अंग्रेजी और अन्य भाषाओं को तीसरे स्थान पर रखना चाहिए था। उससे विदेशी भाषाओं और भारतीय भाषाओं में जो तीसरी भाषा आप सीखना चाहते हो उसे सीखते। इससे राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी को मजबूती मिलती, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी एक महत्वपूर्ण बड़ी भाषा हिंदी को स्थान मिलता, और आज हम ये कह पाते कि हम राज्य स्तरीय भाषाओं और राष्ट्रीय स्तर की भाषाओं को भी बराबर महत्व दे रहे हैं। मैं 2020 से लगातार इस बात का पक्षधर रहा हूँ कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के इस पक्ष को ठीक किया जाना चाहिए। जी सर। सर, जैसा कि बहुभाषिकता को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 त्रिभाषा सूत्र के क्रियान्वयन के साथ ही मातृभाषा व स्थानीय भाषा में शिक्षण, अनुभव आधारित शिक्षण, उत्कृष्ट स्थानीय कलाकारों, लेखकों, हस्तकारों की विशेषज्ञता को स्कूलों से जोड़ने की बात कहती है। क्योंकि आप देश विदेश में हिंदी और प्रादेशिक भाषाओं के संरक्षण के प्रचार प्रसार की मुहिम में शामिल रहे हैं, तो इस दिशा में देश में और राज्यों में किस तरह के काम हो रहे हैं? इसमें जिस तरह से तेजी आनी चाहिए थी वो नहीं आई है। ये तो मैं इसलिए भी कह सकता हूँ क्योंकि मैं 2020 से लगातार एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ और उसमें मेरे शोधार्थी और विद्यार्थी साथियों के साथ मिल करके हमने ये सर्वे करने की कोशिश की कि अलग अलग जगहों पर हुआ क्या। तो अचानक पता चलता है कि पंजाब ने कुछ काम किया, उन्होंने
अपने स्थानीय नागरिकों के लिए जो तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की सेवा है उसमें पंजाबी अनिवार्य कर दी। इसके अलावा भी उच्च सेवा में भी वो चाहते हैं कि एक स्तर के बाद आप पंजाबी जरूर जानते होंगे। तमिलनाडु और कर्नाटक में कुछ बहसें शुरू हुई, उसका कुछ राजनीतिक हिस्सा था। तमिलनाडु में उसका एक पक्ष ये भी था कि उनको हिंदी के साथ अपने या संस्कृत के साथ जो अपने संबंध हैं उनके बारे में वो अलग तरह की व्याख्याएं कर रहे हैं। लेकिन कर्नाटक ने एक अलग काम किया कि उन्होंने जो वहाँ स्नातक स्तर पर शिक्षण था वहाँ के शिक्षकों को जो संस्कृत हिंदी पढ़ा रहे थे उनको बाकायदा सूचित किया कि अगले साल से सभी विद्यार्थी चूँकि कन्नड़ पढ़ेंगे इसके स्थान पर, तो आपको अपनी सेवाओं की भी चिंता करनी होगी। फिर सब लोग कोर्ट में गए और वो राज्यसभा में प्रश्न लगा, वो दिल्ली स्तर पर बातें हुई, वो शिक्षा मंत्रालय में गया। अंत में कोर्ट के हस्तक्षेप से इस समय उनकी नौकरियां हैं सुरक्षित। लेकिन मुझे जहां समझ में आया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो 3 उदाहरण मैंने दिए, इसमें चौथा हमारा उत्तराखंड भी हो सकता है, जहां पर कुमाऊनी गढ़वाली को पाठ्यक्रम के तौर पर लाने और उसको पढ़ाने की व्यवस्था पर बातचीत हुई और इसमें आदेश भी हुए। मैं चूँकि उत्तराखंड भाषा संस्थान का सदस्य हूँ, उस नाते भी हम लोगों ने वहाँ बातचीत की कि हमें वे पाठ्यक्रम जो जरूरी हैं हमारी स्थानीय भाषाओं के लिए वो तैयार करने चाहिए। अब ये बात आती है कि इसका अंतिम तौर पर आज क्या स्थिति है। अंतिम तौर पर यह है कि राज्य सरकारों में जहाँ हिंदी स्थानीय भाषा है वहाँ पर गंभीरता से काम नहीं हुआ है, वहाँ बहुत गंभीरता से काम होने की जरूरत है। क्योंकि अंग्रेजी जहाँ प्राथमिक शिक्षा में पहली भाषा वो पहली ही है, वहाँ दूसरी तीसरी कोई भाषा है ही नहीं हिंदी भाषी क्षेत्रों में। तो मेरा ये तो राज्य सरकारों से भी विनम्र आग्रह है और स्थानीय स्तर पर जहाँ हम लोग कर सकते हैं, जहाँ हम अपनी संस्थाओं में काम कर रहे हैं, वहाँ पर स्थानीय भाषा और स्थानीय भाषा बोलियों को हम प्रमुखता से आगे बढ़ाएंगे। अब आपने इसमें कलाकारों और तमाम लोगों के हस्तक्षेप की बात की, तो मेरा सोचना है कि जो भी उसमें विशेषज्ञ क्षेत्र है जिसका भी, उन सबको हमको जोड़ना चाहिए। वो नाट्य से हो सकता है, वो पांडुलिपियों से हो सकता है, वो कला के अन्य माध्यमों से हो सकता है, वो संगीत और बाकी कलाओं के जो भी रूप हैं स्थानीय, उन सबको भी शिक्षण माध्यम में जोड़ना चाहिए। ऑडियो विजुअल्स का जो प्रयोग खासतौर से दूरस्थ शिक्षा में है, उसके अलावा जो हमारी कन्वेंशनल शिक्षा है वहाँ भी इसको जाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ इस पर काम होना चाहिए, होगा। जो कुछ थोड़ा बहुत हुआ है उससे आगे बढ़ने की जरूरत है और बहुत तेजी से काम होने की जरूरत है। जी सर, मैंने सवाल भी इसीलिए लिया क्योंकि आप भाषा संस्थान में सक्रिय हैं जी। तो क्योंकि भाषा की राजनीति पर भी आपने थोड़ा बहुत इशारा किया है, तो मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। आंध्र राज्य भारत का पहला राज्य बना भाषाई आधार पर, और वर्तमान में जब अस्मिता मूलक विमर्श और पहचानों के संकट बहस के केंद्र में है, तो उस समय आप हिंदी और उसकी प्रादेशिक भाषाओं के संबंध को किस तरह देख पा रहे हैं? जो मुझे प्रादेशिक भाषाओं या भारतीय भाषाओं का संबंध है, मैं चीन में रहा और वहाँ पर भारत के लगभग 22 राज्यों के सभी तरह के नागरिक थे, जो उच्चस्थ पदों पर थे और जो नीचे मतलब कम आय वर्ग के भी थे। तो मुझे कभी हिंदी में न तो असम वाले से दिक्कत हुई, न तमिलनाडु वाले से, न केरल कर्नाटक से, न पंजाब और जम्मू कश्मीर से। तो मेरा मानना तो यह है कि भारत में एक ऐसा माध्यम के तौर पर हिंदी उसी तरह की जिसे हम कहते हैं संपर्क भाषा के रूप में विकसित हो चुकी है। तो बाकी जो कुछ भी इसमें हो रहा है, जो किया जा रहा है, जिसके प्रभाव हैं, वो इस रूप में है कि किसी को अपनी राजनीति का पक्ष देखना है, किसी को इस रूप में देखना है कि अगर हिंदी वाले आगे बढ़े तो उनकी भाषाओं पर क्या होगा। एक शब्द बार बार आता है कि थोपी जाएगी। मैंने अभी आपको बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति बहुत ही सम्मानजनक तरीके से 22 भाषाओं को एक जगह पर रखती है, बल्कि अगर इससे उज्र किसी को होना था तो हिंदी भाषियों को होना था, या राजभाषा के हिस्से से केंद्र सरकार के उन मंत्रालयों को होना था जिनको राजभाषा लागू करनी थी, वहां से विरोध आना चाहिए था। कोई राजभाषा हिंदी को कहाँ हमने इसमें विशेष महत्व दिया है, दिया जाना चाहिए था। हम 22 में एक हो गए, हम पहले नहीं रहे, तो इस पर बात होनी चाहिए थी। लेकिन आज भी मेरा सोचना है कि जो भी हमारे अनेक भाषाभाषी राज्य हैं या जहाँ पर अलग भाषाएं हैं हिंदी के अलावा भी, उनका भी उतना ही महत्व है। और बहुभाषिकता के संदर्भ से भारत को जो भी अलग अलग राज्यों के विभाजन की प्रक्रिया बनी, उसमें हम फिर देखते हैं तमाम राज्यों में इस तरह के नामकरण हैं जो भाषाई आधारित हैं। उन पर जो भी चिंतन तत्कालीन हमारी सरकारों ने किया होगा या संविधान में किया गया, उसके बाद के हिस्से में राज्य समितियों के जो निर्धारण के बिंदु बने, अभी भी ये जरूरी है कि भाषाओं का सम्मान हो। लेकिन भाषाएं देश से बड़ी नहीं होती, क्योंकि पहले राष्ट्र या देश जो भी अवधारणा है उसको बचाने के लिए जो भी चीज़ें आगे आनी चाहिए उसमें राजभाषा या राष्ट्रभाषा भी एक प्रमुख मुद्दा है। सर, कई बार ये होता है कि जो मातृभाषाएं हैं लोग उनको रोजगार से जोड़कर देखते हैं और ये तर्क देते हैं कि मातृभाषाओं में रोजगार के कोई अवसर नहीं मिल रहे हैं, इसलिए ये व्यवहार में पिछड़ रही है। ये तर्क कहाँ तक जायज है?
हम्म, देखिए हम सब लोग जान रहे हैं आज के दिन की अगर भोजपुरी फिल्म का एक बड़ा बाजार बना तो वहाँ के लोगों ने उस पर काम किया। जी। और अगर कुमाऊनी और गढ़वाली में भी अखबार पत्र पत्रिकाएं कुछ छपी तो वहाँ लोगों को काम दिखाई दिए। या अगर फिल्में बन रही हैं क्षेत्रीय स्थानीय भाषाओं में तमाम भारत के, तो उनको उस मीडिया में एक अलग तरह का काम मिला। अब इसका उपयोग ये होगा, जैसे ही क्षेत्रीय भाषाओं में स्थानीय भाषाओं में शिक्षण माध्यम शुरू होगा या जिनमें है, जैसे मुझे पता है पंजाब में अगर पंजाबी क्षेत्रीय भाषा है, या तमिल तेलुगु कन्नड़ मलयालम गुजराती मराठी तमाम बोली भाषाओं में जो भी काम हुए हैं उनकी वजह से वो वहाँ पर पूरी ताकत के साथ हैं। ये हमारा हिंदी वालों का सोचना है बार बार, और इसमें है भी बातें हैं, भोजपुरी अवधी है, ब्रज है, कुमाऊनी है, गढ़वाली है, बुंदेली है, जो भी हमारी बोलियाँ हैं उनमें रोजगार की वो स्थिति इसलिए नहीं आई कि हम लोगों ने हिंदी को मानक भाषा के तौर पर स्वीकार कर लिया और हमारे सारे रोजगार के माध्यम हिंदी से शुरू होते हैं। हाँ, आज के दौर में जब से एक तरह से इंटरनेट आया और ये खुलापन आया है एक तरह से, और तमाम लोग अभिव्यक्ति के लिए अपनी स्थानीय क्षेत्रीय बोली भाषाओं को भी माध्यम बना रहे हैं, और इधर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बाद जो प्राथमिक शिक्षा में शिक्षण माध्यम में हिंदी के अलावा क्षेत्रीय बोलियां आएंगी तो उससे उनका बाजार शायद बड़ा होगा। हाँ, अभी ये जो आपकी आपत्ति है या विचार है कि रोजगार कम है, ये तो हमें दिखाई दे रहा है। इस पर कोई ढकने या छुपाने की बात भी नहीं, क्योंकि कोई आंकड़ा है नहीं हमारे पास ऐसा कि हिंदी की बोलियों में प्रभुत मात्रा में रोजगार है और लोग काम पा रहे हैं। बल्कि एक तरह से हमारी जैसे संस्कृत की परंपरागत जो रोजगार क्षेत्र थे उनमें भी कमी आई है। जो हमारी हिंदी के रोजगार क्षेत्र थे वो भी सिकुड़े हैं कई लेवल पर। तो मेरा तो मानना है कि इन बोली भाषाओं में हमको कुछ नए तरह के प्रयोग करने चाहिए। इनमें रोजगार के नए स्वरूप में हम कैसे इनको लाएं, इस पर बात करनी चाहिए। और रोजगार के जितने भी पाठ्यक्रम बन सकते हैं इन बोलियों में वो बनाने चाहिए, ताकि लोग जो सीख जाएं उनको काम मिले। एक जिज्ञासा है, वैसे सभी की होगी, क्योंकि जिन्होंने भी एनसीएफ 2005 और 2020 की शिक्षा नीति पढ़ी होगी उन सभी को, दरअसल जब हम इन दोनों दस्तावेजों को पढ़ते हैं तो इनमें बोली शब्द कहीं नहीं मिलता, भाषा ही व्यवहार किया गया हर जगह। जैसे घरेलू भाषा, आस पड़ोस की भाषा, कुनबी की भाषा, शास्त्रीय भाषा। तो एक जिज्ञासा है कि इसमें बोली शब्द मेंशन क्यों नहीं है? हाँ, ये बल्कि आपने जब आज कहा तो मेरा ध्यान इस पर गया है। मैंने भी पहले इस तरह से देखा नहीं। हम इसको दो तरह से देख सकते हैं मेरे ख्याल से। एक तो एकेडमिक्स की दुनिया है जहाँ पर हम भाषा विभाजन को भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से देखते हैं। वहाँ हम लोग डायलेक्ट से शुरू करते हैं, व्यक्ति बोली से, विभाषा से भाषा तक आते हैं, तो बीच में बोली भी है। तो व्यक्ति बोली है, विभाषा है, भाषा है, जो भी भाषा विकास के अलग क्रम है। या फिर जब हम कहते हैं क्षेत्रीय भाषा है, फिर हम कहते हैं वो राष्ट्रीय भाषा है, वो प्रादेशिक भाषा है, वो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। तो ये भाषा के शैक्षणिक रूप हैं एक तरह से। लेकिन सरकार ने जो इस ड्राफ्ट में कहा कि चाहे वो स्थानीय बोली हो, क्षेत्रीय हो, मातृभाषा हो, घर की भाषा हो, उस सबको शिक्षण माध्यम में लाएं, तो इस शब्द पर विचार किया गया होगा निश्चित तौर पर। और आज मेरा भी ध्यान इस पर गया, तो मैं भी सोचता हूँ हम लोग आगे इस पर विचार करें कि क्या इसमें बोली शब्द आना अनिवार्य था, या इससे हमारी अभिव्यक्ति संपूर्ण हो जा रही है और एक तरह से हम भाषा शब्द को बोलियों के रेफरेंस में या संदर्भ में भी प्रयोग कर रहे हैं। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से शायद वो उतना जरूरी नहीं हो या ठीक ना हो, लेकिन यहाँ पर सुनते हुए कुछ इसमें अटपटा मुझे लगा भी नहीं, और आज तक मेरा ध्यान भी नहीं गया 4 साल से कि इसमें बोली शब्द इस रूप में सर, क्योंकि एनसीएफ 2005 जो है वो इस तरफ इशारे करता है कि जो भाषा और बोली की खाई है, उनके भेदभाव की, इसको पाटने का एक प्रयास है। क्या ये इसी तरह का प्रयास है या इसमें कोई और तकनीक? फिर मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी इस पर अध्ययन किया नहीं है, मुझे अध्ययन के बाद इस पर बात करनी चाहिए। क्योंकि भाषा को बोली से ज्यादा बेहतर। हाँ, उस रूप में जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। मैं स्विट्जरलैंड में था तो वहाँ 4 बड़ी भाषाएं थी उनकी, और चारों क्षेत्रीय भाषाओं में, फ्रेंच में, जर्मन में, इटालियन में और स्विस में, उन चारों में जिस बोली क्षेत्र के लोग होते थे, भाषा के क्षेत्र के लोग होते थे, सारा प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक, सारा प्रशासन का काम, सब कुछ उसी बोली क्षेत्र में, उस भाषा में या उस भाषा क्षेत्र में, उस भाषा में होता था। तो ये एक तरह से हम अपना सकते थे मॉडल, शायद भविष्य में ऐसा मॉडल भारत में विकसित हो। लेकिन जो अभी तक की स्थिति है उसमें तो सरकार ने हो सकता है कि इस ड्राफ्ट को एक राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में ऐसा विषय दिया हो कि हम अलग अलग बोली ना कहें बल्कि सभी को भाषा की तरह परिभाषित करें। अंतिम सवाल लेता हूँ, ये उत्तराखंड से संबंधित है, कुमाऊनी और गढ़वाली से। लगातार मांग रही है कि हम 8वीं अनुसूची में शामिल हों। राजनीतिक इच्छा शक्ति अपनी जगह, बतौर अकादमिक मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि कितनी तैयारी चाहिए हमें अकादमिक रूप से और साहित्यिक तौर पर 8वीं अनुसूची में शामिल होने के लिए? देखिए, 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं, मुझे अभी भी ये कहते हुए कोई गुरेज नहीं है
कि उसमें कुछ बड़ी भाषाओं को छोड़ दें तो बाकी भाषाओं ने कुछ ऐसा खास काम तो हासिल किया नहीं है। हाँ, उसमें आ जाने के बाद हम लोगों को एक तो लगता है राष्ट्रीय स्तर पर हम सम्मानित हुए और हमारी पहचान हो गई। और दूसरी बात, जैसे पहले ये भी था कि साहित्य अकेडमी बाकी जगहों पर हमारी पहचान हो, वो हुई है इस दौर में। बोली भाषाओं में वहाँ अलग अलग बोलियों को स्पेस मिलने लगा है। लेकिन अब जो ज़रूरत है, जो आपने अभी बात की कि हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति या बाकी किस रूप में इसमें काम कर रही होगी। मेरे सामने जब भी इस तरह की चर्चाएं आई हैं तो हम लोग पहले यही सोचते हैं कि अपनी तैयारी ऐसी हो जी। कि कभी भी अगर हम लोग इस रूप में अपने को वहाँ प्रस्तुत कर सकें कि हमारी तैयारी है और अब हम इस लायक हैं और ये हमारे पास इस तरह की पूरी वैज्ञानिक तौर पर वहाँ एक तरह से पहुँचाने की व्यवस्था है, तो हो जाएगा मेरे ख्याल से। देर सवेर ये भी हो ही सकता है, लेकिन लोग किस रूप में चाहते हैं उसे कि 8वीं अनुसूची आने के बाद क्या चमत्कार हो जाएगा। अगर मैंने अपने घर में अपने बच्चे से कुमाऊनी में बात नहीं की, मैंने गढ़वाली में बात नहीं की, या मैंने जौनसारी और नेपाली या अन्य बोलियों में बात नहीं की, तो कोई केवल संविधान में लिख देने भर से वो बोली भाषा बचेगी नहीं। तो मैं तो आप सबसे ये अपील करूंगा, जो कुमाऊनी और गढ़वाली और जौनसारी और अन्य बोली भाषाओं के लोग हैं उत्तराखंड के, पहले अपने घर में बोली सुरक्षित करें, पहले अपने घर में क्षेत्रीय भाषा को सुरक्षित करें। आपके घर में व्यवहार में अगर वो भाषा जीवित रहेगी तो जरूर सरकार भी आपकी बात को सुनेगी। तो ये थे माननीय कुलपति उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय प्रोफेसर नवीन चंद्र लोहनी, जिन्होंने भाषा और बहुभाषा पर विस्तार से हमारा मार्गदर्शन किया। उम्मीद है श्रोताओं को ये कड़ी पसंद आई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर। धन्यवाद, आप सबका बहुत धन्यवाद।